डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज नेशनल हाईवे पर उतरेगा पीएम मोदी का विमान। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का होगा उद्घाटन। आईएएफ दिखाएगी अपना पराक्रम। पीएम ब्रह्मपुत्र पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। आज जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। हजारीबाग में 5 की मौत। हमले में कई घर क्षतिग्रस्त। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा। न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। दिल्ली से उड़ान भरने वाला पीएम मोदी का खास विमान असम के डिब्रूगढ़ में बने एक नए हाईवे के बीचों बीच उतरेगा। यहां से पीएम मोदी भारतीय वायुसेना का पराक्रम भी देखेंगे। आज के इस दौरे की अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जाने वाला भारतीय वायुसेना का C-130 विमान शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के एक हिस्से पर स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर उतरेगा। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन 14 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। परीक्षण दौर से लेकर सफल संचालन तक कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती का एक नया अध्याय आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को कई बड़ी सौगात देंगे। डिब्रूगढ़ के नेशनल हाईवे पर नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी खुद भी इस हाईवे पर विमान से उतरेंगे। एक पुल के उद्घाटन के साथ 5,450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का भी पीएम मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा असम दौरा है। राज्य में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। असम में 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार बनती आ रही है। इससे पहले 2001 से 2016 तक कांग्रेस की सरकार रही। मोरान एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF है, जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हुए चुनाव में तारिक रहमान की जीत के बाद उन्हें बधाई देने वाले पहले नेता बन गए हैं। मोदी ने बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही रहमान को फोन किया था। मोदी ने अपने संदेश में रहमान को बांग्लादेश में हुए चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी का ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आया था। हसीना भारत की करीबी सहयोगी थी और उनकी सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभरे थे। मोदी ने अपने संदेश में रहमान की जीत को निर्णायक बताया और कहा कि ये बांग्लादेश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और बांग्लादेश की प्रगति और विकास के लिए काम करेगा। हालांकि मोदी के इस कदम को बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की भूमिका को लेकर चिंता के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। भारत देखना चाहेगा कि रहमान जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करते हैं और बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी के बधाई के मायने क्या कट्टरपंथी भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगाएंगे अड़ंगा? शायद संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह से।
आपको बता दें, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हुए चुनाव में तारिक रहमान की जीत के बाद उन्हें बधाई देने वाले पहले नेता बन गए हैं। मोदी ने बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही रहमान को फोन किया था। मोदी ने अपने संदेश में रहमान को बांग्लादेश में हुए चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी का ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आया था। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे मोदी के बधाई के मायने क्या कट्टरपंथी भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगाएंगे अड़ंगा? शायद संपर्क टूट चुका है। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान करीब 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन हम इसमें इजाफा करने जा रहे हैं। सीएम की घोषणा के बाद पेंशन की धनराशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए होगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर सीएम ने सदन में शंकराचार्य विवाद पर पहली बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष बनकर क्या प्रदेश में घूम सकता है। शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है, लेकिन हर काम नियम से होता है। मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। माघ मेले में उस दिन 4.50 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कोई कहीं भी जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रकरण में भी आपने ऐसा ही किया। लोगों को गुमराह करने के बजाय देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा वृंदावन में विकास का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है, अनावश्यक रूप से। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर, 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। 2.47 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसमें 300 लोगों की क्षमता होगी।
इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए सीएम ने अपनी विधायक निधि से धनराशि दी है। सीएम इससे पहले जंगल कौड़िया जाएंगे और वहां ब्लॉक परिसर में बने मुख्य गेट, बीडीओ कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण व चार दीवारी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी करेंगे। जंगल कौड़िया भवन का निर्माण 1962 में हुआ था। सीएम यहां से निकलकर झारखंडी शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच शहर के खोराबार, सूरजकुंड, मानबेला और राप्ती नगर विस्तार क्षेत्र में 4 कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया जा चुका है। जीडीए के अनुसार जंगल, बेनी माधव, बशारतपुर, नकाह नंबर 2, महादेव झारकुंडी टुकड़ा नंबर 2 और सेमरा में भी निर्माण कार्य जारी है। लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कल्याण मंडपम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियां जांची। आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। 2,47,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसमें 300 लोगों की क्षमता होगी। इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी विधायक निधि से धनराशि दी है। अगली बड़ी खबर, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं। अपने दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद जेपी नड्डा उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जबकि कोर कमेटी की बैठक के बाद करीब 6 घंटे तक वो देहरादून में रहने के बाद दोपहर करीब 3:15 पर जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जेपी नड्डा उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, संगठन प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, क्या कुछ जानकारी है जेपी नड्डा के इस दौरे पर? कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जो है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास एक निजी होटल में आयोजित की जाएगी और इस बैठक में फिलहाल मुख्यमंत्री समेत जो 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं, कुल मिलकर 8 सांसद इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर जो है जेपी नड्डा इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सिर्फ रमेश पोखरियाल निशंक को इस बैठक में बुलाया गया है तथा जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं उसमें केवल सतपाल महाराज और रतन सिंह रावत को भी इसमें बुलाया गया है। इस बैठक के कई पहलू निकाले जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जो है 2027 के चुनाव भी हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर गुरुमंत्र देने का काम जेपी नड्डा यहाँ पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त किस हिसाब से रणनीति बनाई जानी है, इस पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना प्रदेश प्रभारी के कोर कमेटी की बैठक को आयोजित किया गया है। हालिया मामलों को देखते हुए ये देखा गया था कि दुष्यंत गौतम की कहीं ना कहीं उत्तराखंड के भीतर जो है विरोध देखने को मिला था। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको यहाँ पर ना बुलाया गया हो, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि बिना प्रदेश प्रभारी के इस बैठक को आयोजित किया गया है। जी कल जी, बहुत बहुत आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के गोंदवार गांव में हाथियों के झुंड ने हमला कर 5 लोगों की जान ले ली और एक बच्ची उसमें घायल हो गई। घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि ग्रामीण हाथियों के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव का है, जहां बीती रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच 5 हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। घटना से पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। एक बच्ची भी घायल हुई है, जिसका इलाज चल रहा है।
सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, हजारीबाग के गोंदवार गांव में हाथियों के झुंड ने हमला कर 5 लोगों की जान ले ली और एक बच्ची भी इसमें घायल हुई है। घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि ग्रामीण हाथियों के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग जिले के चूरचू प्रखंड के गोंदवार गांव का बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है झारखंड से? देखिए शालिनी, मैं बताऊं कि हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड में एक गोंदवार भुइयां टोली है। वहां पर जो है जमकर, जो पिछले जो दिन में है वो जमकर हाथियों ने, जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिसमें से 7 लोगों की अब तक जो ताजा खबरें हैं उसमें 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें 2 लोग, जो 2 बच्चा भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है तो वहाँ के ग्रामीण जो है दहशत में है। वैसे देखा जाए तो वन विभाग की टीम वहाँ पहुँच गई है, जिला प्रशासन भी वहाँ पहुंची है और उन लोगों को जो है राहत कार्य दिया जा रहा है। और जो जिसकी हानि हुई है, जिनको फसल के, जिनके घरों को, जिनकी जानें गई हैं, उनको भी जो है मुआवजा देने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ये जो जंगली हाथियों का जो, देखिए झारखंड में जो जंगली हाथियों का जो तांडव जो होता रहा है, ये लगातार जो है पिछले 4, 5, 7 महीनों से ये जो है लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हजारीबाग जिले में है, आज बोकारो जिले में है, तो आज कोडरमा जिले में है। माने लगातार जो हाथियों का झुंड है वो लगातार इस पर जो है ग्रामीण, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहां पर कोई जंगलों में भी जो गांव होते हैं, वहां पर हाथियों का एकाएक रात में जो है हमला होता है। हाथी घर तोड़ देते हैं और जाने चली जाती हैं। लोग किसी तरीके से लोग जान बचाते हैं। इसका देखिए मूल जो कारण जो समझ में आ रहा है कि ये जो आजकल जो है जो जंगलों का जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है और जो है इलीगल माइनिंग, जो उस वैसे सुदूर क्षेत्र में इलीगल माइनिंग होते हैं, तो जो इलीगल जो माइनिंग हो रहे हैं, तो उस दरमियान जो है हाथियों का जो झुंड है या जंगली जानवरों का जो झुंड है वो डिस्टर्ब होता है और उसका जो है वो खुन्नस निकालते हैं या जो अपनी तरफ पलायन करते हैं, या जो उनके तरफ जो लगता है कि हमारे साम्राज्य में दखल अंदाजी हो रही है, तो उसका जो है गुस्सा जो है वो ग्रामीणों पर, यानी जो सुदूर जो सामने जो दिखता है, या भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में जाते हैं रात में और वो गुस्से में जो है वो वहां के घरों को तोड़ते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। ये 7 लोगों की जानें गई हैं और वो भी महादलित भुइयां टोली है, वो गोंदवार भुइयां टोली है। वो वहां पर जो है 7 लोगों की जानी जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है और लोग तो किसी तरीके से जान बचाकर भागे। पशुदर्शियों का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव को जो है ये जंगली जो 5-7 हाथी हैं वो घेरे हुए हैं और लगातार जो है इसमें कर रहे। एक जो प्रत्यक्षदर्शी था वहां का लड़का, उसने बताया हमारे संवाददाता को, उसने टेलीफोन पे बताया कि हमने तो जंगल ये खिड़की का एक दरवाजा था, तोड़कर मैं भागा, तब हमारी जाकर जान बची। यानी लबो लुभाव ये है कि ये जब तक इस पर कोई समुचित हल नहीं निकलेगा, यानी हाथियों को रोकने का कोई समुचित उपाय नहीं निकाला जाएगा, या फिर जो इलीगल माइनिंग है या जो जंगलों का जो जंगल की तरफ से उनका एक बैरिकेटिंग करना होगा कि जहां तक वो आए नहीं, और वो सब यानी तमाम जो चीजों पर गौर करने पर जिला प्रशासन भी कर रही है। सरकार भी इस पर पूरी तरह मुस्तैद है, सरकार भी इस पर जागी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उन जो घायल कर्मी हैं या जो मृतक हैं उनको, उनके संपत्तियों का आकलन किया जाए, उनकी संपत्ति को क्या क्या उसमें नुकसान हुई है और उसकी तुरंत उसकी भरपाई किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जाए। जी शालिनी। जी अजय, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
निखिल ने शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। 29 मार्च को सजा का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक्स पर पोस्ट कर निखिल गुप्ता के अपराध कबूलने की जानकारी साझा की है। FBI के मुताबिक ये साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। US अटॉर्नी ऑफिस के बयान के मुताबिक निखिल गुप्ता उर्फ निक ने सेकंड सुपरसीडिंग इंडिक्टमेंट में लगाए गए तीनों आरोपों को स्वीकार किया है। इन आरोपों में मर्डर फॉर हायर की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। निखिल पर अमेरिका में केस चलाया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताया था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक भारत के एक पूर्व अफसर विकास यादव ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने को कहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि भारतीय सरकार के एक कर्मचारी ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन की व्यवस्था करने को कहा था। यह आरोप मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में दाखिल इंडिक्टमेंट में लगाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।